नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज धुआंधार कार्यक्रम है। रायपुर में सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन समारोह है। युवा कल्याण विभाग के भव्य आयोजन में शिरकत करेंगे सीएम धामी। विकास नगर में श्री खाटू श्याम प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगे। धार्मिक महोत्सव में श्रद्धालुओं से संवाद करेंगे। चंपावत सरस कारबेट महोत्सव में भी वर्चुअल संबोधन होगा और खेल और धर्म के संगम में जुटेंगे सीएम धामी। तो आज कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई बेहद अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रायपुर के स्टेडियम में सीएम मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के समापन समारोह में शामिल होकर तमाम प्लेयर्स को उत्साहित करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे विकास नगर पहुंचेंगे, जहां श्री खाटू श्याम धाम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेंगे। दिन का समापन दोपहर 3 बजे चंपावत में आयोजित सरस कारबेट महोत्सव में वर्चुअल संबोधन के साथ होगा। मुख्यमंत्री के इन दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। विकासनगर में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। गैरसैंण में 9 मार्च से बजट की शुरुआत होगी। 11 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे बजट। 13 मार्च तक चलेगा विधानसभा का सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 का पेश होगा लेखा जोखा। अध्यादेशों और अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक बार फिर राज्य की सियासी हलचल का केंद्र बनने जा रही है। विधानसभा का आगामी बजट सत्र मार्च से इसकी शुरुआत होगी, जो 13 मार्च तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है, जबकि 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 का बजट सदन के पटल पर रखेंगे। सत्र के दौरान सरकार कई अहम अध्यादेशों और अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगी। प्रशासन ने सत्र के मद्देनजर गैरसैंण में तैयारियों को तेज कर दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, अब 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। उत्तराखंड में क्या कुछ खास होने वाला है? कौन कौन से अध्यादेश पेश किए जाएंगे? कब बजट को पेश किया जाएगा? राज्य सरकार बजट पेश करती हुई नजर आएगी बजट सत्र के दौरान। श्रुति, देखिए, इस बार जो है बजट सत्र गैरसैंण में कराया जा रहा है, जिसकी पिछली बार कोशिश की गई थी कि बजट सत्र गैरसैंण में ही पेश हो, लेकिन परिस्थितियों के चलते वो नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार पूरी तैयारियां हो चुकी है। गैरसैंण में विधानसभा को पूरी तरीके से सजा दिया गया है, जहां भी विगत दिनों में हमने इस पूरी प्रक्रिया को दिखाया भी था कि किस तरीके से गैरसैंण में जो विधानसभा उसको सजाया गया है और वहाँ पे पारंपरिक चित्र बनाए गए उत्तराखंड की संस्कृति और तमाम परंपराओं को भी जो है वहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो इस बार का जो ये सत्र है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जहाँ स्थानीय जो लोग है, जिस तरीके की तमाम बातें होती थी कि गैरसैंण में विधानसभा बनी है लेकिन यहाँ पर सत्र होते नहीं है, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं मामला साफ होगा। और सीधे तौर पर जिस तरीके से इस बार विधानसभा को सजाया गया है, उत्तराखंड की परंपरा संस्कृति को वहां पे दिखाया गया है, वो भी देखने योग्य होगा। और 9 तारीख को बजट सत्र वहां पर शुरू होने जा रहा है। 5 दिन का ये बजट सत्र रहेगा, जिसमें 11 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट पेश करेंगे और 1,10,000 करोड़ का बजट बताया गया है इस बार का। और
वो बजट पेश होगा। उसके साथ ही जो राज्यपाल के अभिभाषण होंगे, राज्यपाल के अभिभाषण से ही सत्र की शुरुआत होगी, वो भी कहीं ना कहीं देखने योग्य होगा, क्योंकि तमाम उम्मीदें रहती है किस तरीके से राज्यपाल राज्य के बारे में बताते हैं और आगे की जो योजना है उसके बारे में तमाम चीजें बताएंगे, तो निश्चित तौर पर सभी की उस पर नजर है। उसके साथ ही विपक्ष का जो रवैया है उस पर भी विशेष ध्यान इस बजट सत्र में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष अभी से ही हमलावर दिखाई दे रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था है, उसके साथ तमाम बेरोजगारी है, ये सब तमाम मुद्दे जो है वहां पर उठेंगे। इस तरीके की परिस्थितियां देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही कह दिया है कि इस बार का जो बजट है वो लोक लुभावना हो सकता है और सरकार जो है महिलाओं को देखिए मदन, इस बार का बजट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूरी कोशिश ये भी की जाएगी सरकार की तरफ से कि तमाम वर्गों को साधा जाए, सामान्य वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, खास तौर पर बेरोजगारों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? क्या इस बजट को यह भी कहा जाए कि ये चुनावी बजट होने वाला है धामी सरकार का? श्रुति, देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने पहले से ही इस पर बातें करना शुरू कर दी है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार जो वर्तमान सरकार है वो चाहेगी कि तमाम चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और खासतौर पर महिलाओं के लिए विपक्ष अभी हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार पर महिलाओं को साधने की कोशिश करेंगी, उनके खातों में कुछ पैसे डालने जाएंगे, लेकिन अगर वो पैसे डालते हैं तो पूरे 4 साल का हिसाब डाला जाए, जिसको लेकिन नेता प्रतिपक्ष पहले से ही टिप्पणी दे चुके हैं। उसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने भी उस पर सवाल खड़े किए हैं और ये उम्मीद भी की जा रही है कि ये बजट लोक लुभावना हो सकता है और राज्य सरकार जो है निश्चित तौर पर तमाम सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस बार जो है ये वर्ष चुनावी वर्ष है और इस बार भाजपा की ये पूरी ये कोशिश रहेगी कि तीसरी बार हैट्रिक यहाँ पर मारे। उसके साथ ही कांग्रेस जो जहां विगत 10 वर्षों से कोशिश कर रही है सत्ता में आने की, वो भी भरसक प्रयास करेगी। तो निश्चित तौर पर यह बजट सत्र कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने वाला है और जिस तरीके से 5 दिनों का ये सत्र था उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही कहा है कि जो बजट सत्र उसकी अवधि बहुत कम रहती है, समय सीमा बहुत कम रहती है। बजट सत्र ये लगभग 17-18 दिन का होना चाहिए था, लेकिन 5 दिन का बजट सत्र था। इस पर भी निश्चित रूप से विपक्ष हंगामा करेगा। देखिए विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बजट लोक लुभावना होगा, लेकिन क्या सच में तमाम वर्गों को साथ लेती है धामी सरकार? इस बजट में 11 मार्च को बजट पेश करेगी धामी सरकार के कार्यकाल का। ये भी कहा जा रहा है कि अंतिम पूर्ण बजट होगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। लेकिन ये चुनावी बजट कितना कारगर साबित होता है, किन किन का खास ख्याल रखा जाता है इस बजट में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में 4 धाम यात्रा की तैयारियां अब तेज हो गई है। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 4 धाम यात्रा के लिए लगातार धामी सरकार बेहद सजग है, सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि किसी भी तरीके की असुविधा ना हो श्रद्धालु जो आए 4 धाम यात्रा पर। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य और यातायात सेवाओं पर विशेष फोकस किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए हैं। पिछली यात्रा के अनुभवों से यहां पर सुधार किया जाएगा। खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग एक चुनौती है और आपदा प्रबंधन विभाग के सामने मौसम एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की लाइफलाइन मानी जाने वाली 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए धामी सरकार ने कमर कस ली है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, श्रद्धालुओं को किसी तरीके का सुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। कपाट खुलने की जो तिथि है उसका भी ऐलान जल्द होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि बीते सालों के अनुभव से सीख लेते हुए इस बार
श्रद्धालुओं को और भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। यात्रा मार्ग की बात करें तो वहां पर मरम्मत का जो काम है वो लगातार जारी है। स्वास्थ्य सेवाओं को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। जो भी यात्री चार धाम यात्रा पर आए, जो भक्त चार धाम यात्रा पर आए, उन्हें किसी तरीके की कोई भी असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का दिशा निर्देश दिया गया है। चारधाम यात्रा हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो, और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो, और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर उसको। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून से चार धाम और अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है, राहत की खबर है। GMVN के निर्देशक प्रतीक जैन ने बताया है कि अब IRCTC के माध्यम से हेली टिकटों की बुकिंग पूरी तरह से पारदर्शी होगी और सुरक्षित होगी। यानी कि हवाई यात्रा आप अब बेहद सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। इस डिजिटल पहल से न केवल बिचौलियों यानी कि जो मीडिएटर हैं उनका खात्मा होगा, बल्कि यात्रियों को लंबी कतारों से भी निजात मिलेगी। निदेशक ने यात्रियों से अपील भी की है कि वे केवल अधिकृत पोर्टल का ही उपयोग करें, यानी कि जिस पर आप रिलाय कर सकते हैं, रिलायबल पोर्टल जो है उस पर ही आप विश्वास करें, उसी का इस्तेमाल करें। किसी भी अनधिकृत एजेंट के झांसे में ना आए, कोई भी प्राइवेट एजेंट से बुकिंग ना करवाए, ताकि उनकी यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। अगर आप बिचौलिए से करवाते हैं टिकट बुकिंग तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ेगा, इसका ख्याल रखें। जो विश्वसनीय पोर्टल है उसी का इस्तेमाल करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अब लंबी कतारों से लोगों को निजात मिलेगी। IRCTC के माध्यम से सुरक्षित बुकिंग आप कर पाएंगे, इसलिए विश्वसनीय पोर्टल पर ही आप बुकिंग करें, उसी का इस्तेमाल करें। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राइवेट एजेंसी का इस्तेमाल ना करें। जब आप चार धाम यात्रा के लिए हवाई सेवा को बुक कर रहे हैं तो खास तौर पर इसका ख्याल रखें। देखिए, पहले 3-4 साल पहले जो हेली सेवा की टिकटिंग है वो GMVN के माध्यम से होती थी, लेकिन उसके बाद यूकाडा से ही निर्णय लिया गया और बेहतर फैसिलिटीज के लिए भी IRCTC को कंप्लीटली टिकटिंग की सर्विसेज दे दी, जो मुझे भी लगता है कि एक बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि IRCTC अक्रॉस द कंट्री सभी लोग IRCTC का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक करने के लिए भी, फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए भी। तो क्योंकि सभी लोग ऑलरेडी IRCTC पे ऑनबोर्डेड हैं, तो मैंने स्वयं भी देखा है कि IRCTC के माध्यम से हेली टिकट बुक करना भी सब लोगों के लिए थोड़ा आसान रहता है। तो अभी भी इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, और यूकाडा जिस तरह से IRCTC के माध्यम से हेली टिकट बुक करवाते हैं, मुझे लगता है वैसे ही करना अभी भी सही रहेगा। देखिए, पहले चले खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक गुमशुदा युवक दिगंबर धीमान हत्याकांड में खुलासा हुआ है। SSP के निर्देश में बसंत विहार थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संदिग्ध टैक्सी चालक राजनंदन को गिरफ्तार कर लिया। 9 फरवरी को कोर्ट में पेशी होनी है और पेशी के बाद दिगंबर के घर ना लौटने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 9 फरवरी को पेशी होनी थी। जब दिगंबर नहीं पहुंचा
तो उसके घर न लौटने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मोबाइल, सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि शव को स्विफ्ट डिजायर में लाकर इस तरीके से इस पूरे मामले को दफनाने की कोशिश की गई। जंगल ले जाकर रेत में दबाया गया उसके शव को। पुलिस ने शव बरामद कर वाहन कब्जे में ले लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। दिनांक 11 फरवरी की साय को श्री संतराम दीवान जी, जो कि थाना बसना क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर दीवान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई। जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई तो पता चला कि 9 तारीख की साय को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया, तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को। चले खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में बजट सत्र की अवधि पर सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है। विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बजट सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष का घेराव। कार्य मंत्रणा समिति तय करती है समय। विनोद चमोली ने साफ तौर पर कहा है विधायी कार्य पर निर्भर करती है अवधि। चमोली ने कांग्रेस के मनमाने रवैये पर भी तंज कसा है। गैरसैंण में रुकने के लिए सभा दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी बजट, जिसकी शुरुआत 9 मार्च से होगी। 11 मार्च को बजट धामी सरकार पेश करेगी, लेकिन उससे पहले सियासी संग्राम अब अपने चरम पर है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सत्र को लेकर अब सवाल उठाया है। सत्र की अवधि को लेकर सवाल पूछा है कि इस कम अवधि में आखिरकार विपक्ष किस तरीके से अपनी बातों को रख पाएगा। चमोली ने कहा है कि सत्र कितने दिन चलेगा ये कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल होते हैं। विनोद चमोली ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष का यही काम है कि उस तरीके से सरकार का घेराव करे। उन्होंने तंज भी कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस विधायकों का गैरसैंण में ज्यादा दिन रहने का मन है तो सरकार उनके रुकने की पूरी व्यवस्था कर देगी। उन्होंने साफ किया है कि सत्र की अवधि राजनीतिक मांग से नहीं बल्कि विधायी कामकाज के आधार पर तय की जाती है। विनोद चमोली का यह बयान विपक्षी पार्टियों के तमाम विधायकों का, जो कि लगातार समय अवधि को लेकर सवाल पूछ रहे थे, उसको लेकर विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसा है। देखिए, सबसे पहले तो सत्र का संचालन कैसे होता है और उसकी समयावधि कैसे तय होती है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। सत्र आहूत होने के बाद जो कार्य मंत्रणा समिति है वो उसके कार्यक्रम तय करती है, किस दिन पर क्या विषय आएंगे और कितने विषय आएंगे, और उसके आधार पर सत्र आगे बढ़ता है। तो कार्य मंत्रणा समिति में सिर्फ भाजपा के लोग नहीं होते हैं, सरकार के लोग नहीं होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, कांग्रेस के लोग भी होते हैं। ये सब मिलके अगले दिन का टास्क तय करते हैं, उसके आधार पर सत्र आगे बढ़ता है। और सत्र चलाने के लिए बिजनेस की आवश्यकता है कि सत्र में कामकाज की आवश्यकता है। अब जितने दिनों का काम हमारे पास होगा निश्चित तौर पर उतने दिन तक ही सत्र चलाया जा सकता है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में पुलिस का महा चेकिंग अभियान। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस का पहरा है। जो क्राउडेड प्लेस है वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती बढ़ाई गई है। विजिबिलिटी, सीमावर्ती चेक पोस्टों पर सघन तलाशी की जा रही है। संदिग्धों और वाहनों की जांच की जा रही है। बिना सत्यापन घूमने वालों पर भी होगी सख्ती। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेड किया गया है, वाहनों की जांच की जा रही है। देहरादून में आम जन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एसएसपी ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। आज सुबह से ही पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी के निर्देश पर नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमें सक्रिय है। सीमावर्ती चेक पोस्टों से लेकर
आंतरिक मार्गों तक संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सख्त चेकिंग की जा रही है। क्राउडेड प्लेस वाले इलाकों में भी विजिबिलिटी बढ़ाई गई है और बिना सत्यापन संदिग्ध रूप से घूमने वालों से पूछताछ की जा रही है ताकि शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। कानून व्यवस्था को एक बार फिर से सुदृढ़ किया गया है। जो अपराधी है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। बैरिकेड किया गया है जगह जगह पर। और देखिए बैरिकेडिंग की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग की तमाम इलाकों में किया गया है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन वाहनों की चेकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन बेहद सख्त एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। सीमावर्ती चेक पोस्टों पर भी सघन तलाशी जारी है। संदिग्ध और वाहनों की जांच हो रही है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फॉलो